पिछली वीडियो में हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम जो वेरिएंस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। वेरिएंस की जो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो कहती है कि अगर मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल x है और एक स्केलर a और एक स्केलर b है, तो हम कह सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ ax प्लस b will be equals to a square times variance of x। और ये प्रॉपर्टी हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ कुछ इस तरह से है। प्रूफ को मैं यहाँ कर रहा हूँ, प्रूफ। पहले कि हम इसके प्रूफ के लिए हमें पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी ax प्लस b की। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस b की होगी इक्वल्स टू, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू का फंक्शन जो है वो लीनियर फंक्शन है, तो ये बन जाएगी aex प्लस b। और हम जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं कई दफ़ा। इसका आंसर आ जाएगा a म्यू, वे म्यू जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है प्लस b। सेकेंड जो हमने चीज़ इस्तेमाल करनी है वो वेरिएंस की डेफिनेशन है कि जी वेरिएंस ऑफ किसी फंक्शन x का वो इक्वल्स टू होगा उस फंक्शन, यहाँ पे जो है ना जो मैं म्यू लिखा है इसके नीचे लिख रहा हूँ ax प्लस b, कि याद रहे कि ये वाला म्यू ax प्लस b का था। तो वो जो वेरिएंस होगा उस फंक्शन का वो होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस इस फंक्शन का एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू ऑफ x और इसका होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले हमने इस्तेमाल करने हैं इस प्रूफ को करने के लिए। आइए इसको प्रूफ करते हैं। पहले मेरे पास है कि जी वेरिएंस ऑफ ax प्लस b, तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके इसको खोल सकते हैं। इसके इसमें मेरे पास ये पूरी चीज़ जो है यहाँ पे इस x के बराबर है, तो इसका आंसर आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस b माइनस जो है वेरिएंस एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू जो है इस चीज़ का ax प्लस b का, वो मैंने ऊपर निकाला है, तो वो आएगा a म्यू प्लस b, और ये जो पूरी चीज़ है इसका होल स्क्वायर, और मुझे में भी अदर ब्रैकेट इस्तेमाल करनी चाहिए, इसका होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस b माइनस a म्यू माइनस b, इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो b से b कट किया, सो मेरे पास ये बन गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax माइनस a म्यू होल स्क्वायर। और यहाँ से मैंने a बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि एक कांस्टेंट है। मेरे पास आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a और अंदर रहेगा x माइनस म्यू होल स्क्वायर। और मैंने फिर लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की एक्सपेक्टेड वैल्यू की, तो मेरे पास ये बन जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पहले a टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर। और ये जो चीज़ है मुझे पता है कि इस वाले फार्मूले के मुताबिक भी कि ये चीज़ बनती है a एंड वेरिएंस ऑफ x के बराबर। बाय द वे यहाँ पे स्केयर आना था क्योंकि हमने स्केयर को बाहर निकाला था, और यहाँ भी स्केयर आना था और यहाँ भी स्केयर आना था। यहाँ पे है a स्केयर वेरिएंस ऑफ x। इस तरह से हमने जो है पहली प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया है कि ये वाली प्रॉपर्टी अपहेल्ड करती है हमेशा। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है वेरिएंस की वो कुछ इस तरह से है कि वेरिएंस का फंक्शन जो है लीनियर नहीं है। और लीनियर इसलिए नहीं है कि जो वेरिएंस है किसी x प्लस वाई, दो रैंडम वेरिएबल्स का, वो जनरली इक्वल नहीं होगा वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y का। इसका मतलब है ये वेरिएंस का फंक्शन लीनियर फंक्शन नहीं है।
हम इस वाली प्रॉपर्टी को बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं, मगर उसके लिए मुझे जो है ये बोर्ड थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड। सो जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसको हम काउंटर एग्जांपल देके प्रूव कर सकते हैं। अगर हम एक काउंटर एग्जांपल दे दें जिसके अंदर ये अपहेल्ड करता है तो इसका मतलब है कि जनरली ये वाली बात ट्रू है। सो काउंटर एग्जांपल इस तरह से है कि मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल x है जिसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह से कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है रैंडम वेरिएबल x का वो है कि ये रैंडम वेरिएबल x जो है वो वैल्यू 1 लेता है विद वैल्यू 1 लेता है विद प्रोबेबिलिटी हाफ, और ये रैंडम वेरिएबल x जो है ये वैल्यू -1 लेता है विद प्रोबेबिलिटी हाफ। फिर हम एक रैंडम वेरिएबल y डिफाइन करते हैं और रैंडम वेरिएबल जो y है हम कहते हैं कि ये -x है। इसका मतलब है कि जहाँ पे रैंडम वेरिएबल जब 1 होगा x 1 होगा तो y जो है वो -1 होगा, और जब x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। सो बेसिकली वो भी हाफ प्रोबेबिलिटी से 1 एंड -1 ले रहा है, बिल्कुल इस तरह का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, मगर वो डिपेंड करता है y डिपेंड करता है x की वैल्यू पे। तो अगर x की वैल्यू 1 होती है तो y की वैल्यू -1 हो जाती है एंड सो ऑन। सो अब हम देखते हैं कि जी मेरे पास जो वेरिएंस ऑफ x क्या है, क्योंकि हमने ये वाला फार्मूला देखना है कि ये वाला फार्मूला हेल्प करता है कि नहीं करता। सो वेरिएंस ऑफ x निकालने है, वेरिएंस ऑफ x जो है उसको निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर है वो इक्वल्स टू है 1 स्क्वायर टाइम्स हाफ प्लस -1 स्क्वायर टाइम्स हाफ। इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर का आंसर आएगा 1। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ऑफ x वो इक्वल्स टू है मेरे पास के 1 टाइम्स हाफ प्लस -1 टाइम्स हाफ। इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आंसर आएगा 0। सो इससे पता लगा इन दोनों से कि जो वेरिएंस है उसका आंसर आएगा 1 + 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो इसका वेरिएंस जो है x का 1 आएगा। जो y का वेरिएंस है वो बिल्कुल यही आएगा, क्योंकि y का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बिल्कुल यही है, बस खाली जब वो x से डिफरेंट वैल्यूज़ ले रहा है। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अगर अलग से देखा जाए तो बिल्कुल सेम है। सो जो वेरिएंस ऑफ जो y है वो भी जो है ना 1 ही आएगा, क्योंकि जो है x का भी 1 आया था। तो इससे पता लगा कि मेरे पास जो ये वाली साइड है कि वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, इन दोनों का आंसर 1 1 आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे भी 1 आ रहा है और मेरे पास यहाँ पे भी 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरे पास इस साइड के ऊपर जो है ना वो 2 आ रहा है अभी तक। अब देखते हैं कि वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई क्या है। तो हमने एक रैंडम वेरिएबल z बनाया। रैंडम वेरिएबल z जो है ये x प्लस वाई पे डिफ़ाइन किया, और रैंडम वेरिएबल z जो होगा ना इसकी वैल्यू हमेशा 0 निकलेगी। 0 इसलिए निकलेगी कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी विद हाफ प्रोबेबिलिटी। तो विद हाफ प्रोबेबिलिटी से मेरे पास ये होगा कि जी x जो है वो 1 है एंड y जो है वो 0 है। इसका मतलब है कि इस केस में जो है z की वैल्यू क्या निकलेगी 0। और विद हाफ प्रोबेबिलिटी ये होगा कि x 1 है एंड y -1 है। और सेकंड केस में क्या होगा कि विद हाफ प्रोबेबिलिटी x जो है वो -1 होगा और y जो है वो +1 होगा, और इस केस में भी z की वैल्यू 0 निकलेगी। इसका मतलब है कि जो z है उसकी वैल्यू बेसिकली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो z का होगा वो होगा कि जी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ z इज इक्वल्स टू कि z जो है वो हमेशा इक्वल्स टू रहता है 0 विद प्रोबेबिलिटी 1 एंड अदरवाइज जो है ना वो 0। तो z की वैल्यू हमेशा जो है ना प्रोबेबिलिटी विद प्रोबेबिलिटी 1 के साथ z की वैल्यू हमेशा 0 देती है। सो इससे पता लगा कि हम अब हम जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं z की और वेरिएंस निकाल सकते हैं z का। सो जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, बल्कि एक शॉर्टकट मेथड ये भी है कि जब भी हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल खाली एक वैल्यू ले रहा हो, इसका मतलब है कि उसका मीन जो है ना यही वैल्यू आएगी, और जब उसका मीन जो है ना वो 0 आएगा,
और जब उसका मीन 0 आएगा और वो एक ही वैल्यू रह रहा है, इसका मतलब इसका वेरिएंस भी 0 आएगा। तो जो वेरिएंस z का है वो 0 आ रहा है, ठीक है ना। मगर अगर आप चाहते हैं तो मैं जल्दी से दिखा भी सकता हूँ कि वेरिएंस z का 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो z है वो इक्वल्स टू होगी जी कि 1 टाइम्स 0 इक्वल्स टू 0। इसी तरह से जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z स्केयर वो इक्वल्स टू होगी 1 स्केयर टाइम्स 0 इज इक्वल्स टू 0। और मुझे पता है कि जो वेरिएंस ऑफ z है वो इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z स्केयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z होल स्केयर, और इसका आंसर आएगा जी 0 माइनस 0 स्केयर इज इक्वल्स टू 0। तो इसका वेरिएंस 0 आ रहा है। तो इस इक्वेशन में मेरे पास जो x प्लस वाई है, जो वेरिएंस ऑफ z है वो 0 आ रहा है, और जो वेरिएंस ऑफ y एंड वेरिएंस ऑफ जो x है वो 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये मेरे पास जो, अब मैं ये नहीं कह सकता कि हमेशा जो है ना वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू होगा वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई। तो वेरिएंस का फंक्शन जो है वो लीनियर फंक्शन नहीं है। मगर जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो कहती है कि ये वाली बात जो है समटाइम्स ट्रू भी होती है। वो कब ट्रू होती है? जब x एंड y जो हैं वो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। सो इफ़ x and y are independent random variable, are independent random variables, then क्या होगा कि जी वेरिएंस ऑफ x plus y will be equals to variance of x plus variance of y। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ हैं इनको इस्तेमाल करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।